हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं और दूसरा लेसन हमारा था गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग। और इसमें हमने गाउस की जो 3 महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। और 3 महत्वपूर्ण एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं एक बार जरा हम देख लेते हैं। पहला था अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यानी इस प्रकार का आपको एक अनंत रेखीय आवेशित तार दिया गया था, इसकी लंबाई अनंत थी। इसका एक हिस्सा मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गाउस के नियम से। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, E बराबर 2k λ/r। ये हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त होता है, जहां लैम्डा क्या है, इसका रेखीय आवेश घनत्व, यानी लैम्डा बराबर होता है टोटल चार्ज अपॉन इसकी लंबाई। ओके, ये हमारे पास रिजल्ट आया था और एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी। दूसरा, हमने गाउस के नियम की एप्लीकेशन पढ़ी थी कि वो एक अचालक परत है, आवेशित है और अपरिमित है। उस अचालक परत के कारण, जैसे ये एक अचालक परत है और हम जानते हैं कि अचालक को जो भी आवेश दिया जाएगा वो आवेश वहीं पर स्थित होगा, उसके अंदर जहां दिया गया वहीं रहेगा। तो इसको यहाँ एक समान रूप से आवेशित किया गया है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है एंड सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A, टोटल चार्ज अपॉन इसका टोटल एरिया होता है। इसके कारण से r दूरी पर कोई बिंदु P था। इस बिंदु P पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित किया था और हमारे पास क्या आया था, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया था, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर देख रहे हैं R पर डिपेंड कर रही है और रेखीय आवेश घनत्व पर डिपेंड कर रही है। लेकिन अचालक परत के अंदर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर तीव्रता मिल रही है वो तीव्रता R पर डिपेंड नहीं कर रही है। R का उसमें कोई रोल नहीं है। डिपेंड किस पर कर रही है, केवल एंड केवल पृष्ठ आवेश घनत्व पर। इसका अर्थ हुआ कि यदि हम तीव्रता यहाँ ज्ञात करें या इस बिंदु पर ज्ञात करें या इस बिंदु पर ज्ञात करें या इस बिंदु पर ज्ञात करें, सभी बिंदु पर तीव्रता हमें एक समान प्राप्त होगी। ओके, चलिए यह आया था। और तीसरा जो हमारा जो अनुप्रयोग था गाउस के नियम का, वो था कि कोई चालक परत है, चालक परत है। अगर कोई चालक परत है जिसकी जो मोटाई है ज्यादा नहीं, इस प्रकार से अगर हम इसको हम करके देखें तो लाइक दिस फॉर्म से चालक है परत है, इसके कारण से यहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। और चालक परत की विशेषता क्या है कि अचालक और चालक में डिफरेंस क्या है कि अचालक को तो आपने जहां आवेश दिया वहीं रहेगा, लेकिन चालक को जो आवेश देंगे वो आवेश वहां न रहकर उसके बाहरी आवरण पर आ जाएगा, वो वहां न रहकर उसके बाहरी आवरण पर आ जाएगा। दोनों ही अंतर है। इसका मतलब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर यहाँ कोई चार्ज नहीं है। तो इस बिंदु पर जो हमें तीव्रता मिलेगी, r डिस्टेंस पर जो हमें तीव्रता मिलती है वो E बराबर आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, इसका E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है और यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, दोनों ही r पर डिपेंड नहीं करती है और दोनों ही किस पर डिपेंड कर रही है, पृष्ठ आवेश घनत्व पर डिपेंड कर रही है। कहने का मतलब तीव्रता आप यहाँ ज्ञात करें, तीव्रता यहाँ ज्ञात करें, तीव्रता यहाँ ज्ञात करें, तीव्रता यहाँ ज्ञात करें, सभी बिंदुओं पर हमें एक समान तीव्रता प्राप्त हो रही है। तो ये 3 महत्वपूर्ण डेरिवेशन हम कर चुके हैं गाउस के नियम की, जो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि गाउस के नियम की 5 एप्लीकेशंस हैं और 500 में से कोई भी एप्लीकेशन एग्जाम में आ सकती है। इसलिए हमें ये नहीं देखना कि ये याद करें या ये याद करें, हमें सभी को अच्छे से इनको करना है। घर पर जितनी अच्छी हम प्रैक्टिस करेंगे डेरिवेशन की, हर बार कम से कम 2-3 बार आप प्रैक्टिस करें तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। और फिजिक्स का यही सबसे बड़ा समझने का फंडा है कि जितनी बार उसको लिखकर, डेरिवेशन को लिखकर आप खुद करेंगे, आप उतना ही अच्छा उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। ओके, तो आज हम शुरुआत करते हैं, हो जाइए तैयार। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वीडियो देखें वो पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दूसरा,
आज का जो वीडियो स्टार्ट होगा उससे पहले वाले वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो कोई भी वीडियो है वो सारे क्रम से बने हुए हैं, तो बीच में उनको ना तोड़े, क्रम से चलते हुए सारे वीडियो आप देखें ताकि आप फिजिक्स को अच्छे से समझ पाए। ओके, तो ऑल डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, और आज का टॉपिक हमारा समरूप आवेशित गोलीय कोश। समरूप आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश या चालक गोले का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो एक बार थोड़ा सा इनमें डिफरेंस हम बताते हैं। एक मैं इस प्रकार से बनाता हूं ये, और दूसरा इस प्रकार से बनाता हूं। एक इसमें गोलीय कोश और दूसरा इसके अंदर क्या है, चालक गोला। ठीक है, तो इसको तो हमें इस प्रकार से कर दें। ओके, ठीक है, इसको ये तो है चालक गोला, चालक है गोला। और ध्यान रखना गोला होगा वो 3D होगा। जो गोला होगा वो क्या होगा, 3D। जो वर्त होता है वो 2D होता है। इसके पास 3 डायमेंशन है। जैसे फुटबॉल, अगर हम फुटबॉल के देखें तो फुटबॉल के पास 3 डायमेंशन, उसका वॉल्यूम है, उसका एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, और स्पेस में जेड एक्सिस उसके पास है, जबकि वर्त के पास है नहीं होता है। तो ये चालक गोला और ये गोलीय कोश। तो ध्यान रखिए, चालक गोले के लिए आपसे पूछा जाता है या गोलीय कोश के लिए पूछा जाता है, दोनों के लिए सेम ही आएगा। दोनों के लिए सेम आएगा। दोनों में अंतर क्या है कि जो गोला होता है, जो गोला होगा उसका अंदर का आवरण पूरी तरीके से भरा होगा। वो अंदर से पूरी तरीके से क्या होगा, भरा होगा। किसका, जिसका बना हुआ, जिस मटेरियल का बना हुआ उस मटेरियल से पूरी तरीके से अंदर भी भरा होगा, खोखला नहीं होगा। लेकिन ये जो है गोलीय कोश है, इसका सिर्फ आवरण है, अंदर से पूरी तरीके से खाली है। अंदर से पूरी तरीके से क्या है, खाली। अंदर से पूरी तरह से क्या होगा, अंदर कुछ नहीं है। जो इसका मटेरियल है वो सिर्फ यहाँ इसके आवरण पर आ रहा है। जो मटेरियल है उसके बाहरी आवरण पर आ रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं है। जबकि ये पूरा भरा हुआ है। जिस मटेरियल का बना हुआ मटेरियल यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, पूरा मटेरियल यहाँ पर आ रहा है। जैसे गोला फेंकने वाला जो गोला होता है काफी भारी होता है, वो पूरी तरीके से भरा होता है, पूरी तरीके से भरा होता है। उसके बीच में कहीं खाली स्पेस नहीं होता। जिस मीटर का वो, जिस लोहे का बना होता है, पूरी तरीके से उसमें आता है उसके अंदर। ओके, तो ये तो आपका है गोला, और ये गोलीय कोश। तो गोलीय कोश का मतलब है कि ये अंदर से पूरी तरीके से खोखला, अंदर से खाली है। अगर इसके अंदर यहाँ होल कर दिया जाए, अगर अंदर इसके अंदर होल कर दिया जाए तो पूरी तरीके से खाली होगा, तो कुछ भी इसके अंदर इसका हम डाल सकते हैं। तो समझ में आया, गोलीय कोश और चालक गोले में दोनों में अंतर इतना ही है। दूसरा, अगर हम इसको आवेश देंगे, ध्यान रखना, अगर इसको हम आवेश देंगे तो इसके अंदर तो यहाँ तो स्पेस ही नहीं है, यहाँ तो मटेरियल ही नहीं है, क्योंकि जो आवेश आएगा वो मीटर पर आता है। आवेश आएगा वो मीटर पर आएगा, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, द्रव्यमान पर आता है, तो यहाँ कोई इसका पार्ट नहीं है, तो यहाँ तो आवेश आ ही नहीं सकता। आवेश कहाँ आएगा, इसके आवरण पर। तो आवेश इसके आवरण पर आ जाएगा। दूसरा, अगर चालक गोले को आवेश देंगे, और हम जानते हैं कंडक्टर की सबसे बड़ी विशेषता हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर आ जाता है, उसके बाहरी आवरण पर आ जाएगा। तो इसको दिया गया आवेश कहाँ जाएगा, ये भी यहाँ रहेगा। इसको जो दिया गया आवेश है वो भी यही रहेगा। इसके अंदर आवेश क्या है, जीरो, कोई आवेश नहीं। इसके अंदर आवेश क्या है, जीरो, कोई आवेश नहीं। दोनों में समानता होगी। इस चालक गोला और गोलीय कोश की बात करें तो क्योंकि जो गोलीय कोश वो अंदर से पूरी तरीके से खोखला है, इसलिए इसको जो हम आवेश देंगे वो आवेश क्या आएगा, इसके आवरण पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, क्योंकि अंदर तो इसके पास है ही नहीं, पदार्थ ही नहीं है, पूरी तरीके से खाली है। दूसरा, चालक गोले की बात करें तो चालक की विशेषता है कि उसको जो आवेश देंगे वो आवेश उसके आवरण पर आ जाएगा। आवेश उसके आवरण पर आ जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, अंदर के वॉल्यूम में नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, उसके बाहरी आवरण पर रहेगा। ठीक है, तो अंदर इसके ऊपर आवेश जीरो है, अंदर इसके ऊपर भी आवेश जीरो है। तो इसके लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे। इसके लिए याद करो या इसके लिए याद करो, दोनों के लिए आएगा सेम आएगा। ओके, तो एग्जाम में आपके पास गोलीय कोश है, चालक गोला है, दोनों में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी। हाँ, इसको खाली दिखाना और इसको अंदर से भरा हुआ दिखाना, बस इतना दोनों में अंतर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि समरूप आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो हम एक यहाँ पर गोलीय कोष ले लेते हैं। इस प्रकार का एक गोलीय कोष हमने ले लिया है, ठीक है। और हमने क्या लिया, इसका सेंटर O है और इसकी रेडियस हमने कैपिटल R ले ली। इसका सेंटर O लिया है और इसकी रेडियस कैपिटल R है और इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है। और ये प्लस क्यू आवेश इसके बाहरी आवरण पर एक समान रूप से वितरित होगा। ये प्लस क्यू आवेश इसके बाहरी आवरण पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ओके, अब इस गोलीय कोष के कारण से यह चालक गोला है। चालक गोला तो अंदर से भरा हुआ मान लेना, बस इतना अंतर है। गोलीय कोष अंदर से पूरी तरह से खोखला खाली एंड चालक गोला अंदर से भरा हुआ है, लेकिन आवेश दोनों पर भारी आवरण पर आएगा। तो जो आपको चालक गोला या गोलीय कोष दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसका केंद्र बिंदु O है। अब इसके कारण से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम 3 स्थितियों में ज्ञात करेंगे, 3 पॉइंट पर ज्ञात करेंगे। एक तो इसके बाहर कोई बिंदु ले लिया, यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। दूसरा एक अंदर बिंदु ले लिया, यहाँ ज्ञात करेंगे। सॉरी, सतह पर बिंदु ले लिया, यहाँ पर ज्ञात करेंगे। और तीसरा इसके अंदर कोई बिंदु ले लिया, यहाँ पर तीव्रता क्या होगी, समझ रही। एक पॉइंट आपका ये होगा, यहाँ पर तीव्रता क्या होगी जो गोलीय कोष के बाहर स्थित। ओके, दूसरा इसकी सतह पर हम ले लें, दूसरा पॉइंट आपका आएगा इसकी सतह पर, यानी जो चालक गोला है या गोलीय कोष उसकी सतह पर सरफेस पर कितनी मिल रही है तीव्रता। एंड तीसरा उसके अंदर वाला जो पोर्शन है उसमें देख रहे हैं उस पर तीव्रता हमें कितनी मिलेगी। तो इन 3 स्थितियों में हम इसकी तीव्रता ज्ञात करते हैं। ओके, तो इस पर लिख लेते हैं कि थोड़ा, ताकि हमें पता लग जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। कि माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष या मैं यह यूज कर रही हूं या चालक गोला, एग्जाम में आएगा तो आपको इसका एक ही यूज करना है। माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष आता तो गोलीय कोष या चालक गोला आता तो चालक गोला यूज करेंगे। क्योंकि दोनों का यहाँ पर सेम एक्सप्रेशन होगा, इसलिए मैं दोनों को एक साथ यूज कर रहा हूं। कि माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, इस गोलीय कोष को प्लस क्यों आवेश, इस गोलीय कोष को प्लस क्यों आवेश देने पर ये आवेश इसके भारी आवरण पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। भारी रूप से एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चूंकि गोलीय कोष अंदर से खोखला है, चूंकि गोलीय कोष अंदर से खोखला है, अतः अंदर आवेश शून्य होगा, अंदर आवेश शून्य होगा। इस गोलीय कोष के कारण निम्न 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निम्न 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ज्ञात
करते हैं। फर्स्ट है गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर यानी कि आर है ग्रेटर देन कैपिटल आर है। सेकंड, गोलीय कोश की सतह पर क्या होगा, आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा इस बिंदु पर। एंड थर्ड, गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर यानी कि आर है वो लेस देन हो जाएगा कैपिटल आर से। ओके, तो जो हमारा गोलीय कोश या चालक गोला है उसके कारण से हम निम्न 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पहला, गोलीय कोश या चालक गोले के बाहर हम कोई बिंदु देते हैं, वहां पर तीव्रता क्या मिलेगी उसको हम देखेंगे। यानी ये वाला पॉइंट हमने लिया, ये बाहरी बिंदु है, यहाँ पर तीव्रता क्या होगी वो हम देखेंगे। दूसरा, गोलीय कोश की सतह पर, यानी ये वाला बिंदु जो गोलीय कोश की सतह पर है, यहाँ पर तीव्रता हमें क्या मिलेगी वो हम देखेंगे। एंड तीसरा, गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु यानी अंदर हमने कोई बिंदु लिया है, इस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी। ओके, कैपिटल जो आर है, कैपिटल जो आर है हमारे पास, वो इस गोलीय कोश या चालक गोले की क्या है, त्रिज्या आ रही है। एंड दूसरा जो स्मॉल आर है वो इसके सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। उस पॉइंट से डिस्टेंस होगी जिस पॉइंट पर हमें क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। इसके पश्चात हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बाहरी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात सतह पर तीव्रता ज्ञात करेंगे और उसके पश्चात इसके अंदर तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमें पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में पता है कि अगर इस प्रकार का कोई सिस्टम है, गोलीय कोश है यानी कोई गोलाकार है, तो उसके कारण से हमने तीव्रता की दिशा पहले याद कर चुके हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस प्रकार से कोण है और प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण तीव्रता हमेशा आउटवर्ड होती है। प्लस चार्ज के कारण तीव्रता हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो इसके कारण से तीव्रता की दिशा क्या होगी, हमेशा पृष्ठ के लंबवत और आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। पृष्ठ के लंबवत और आउटवर्ड बाहर की तरफ होगी। इसलिए हम तीव्रता की दिशा ज्ञात नहीं करेंगे, हमें यह मालूम है। तो हम क्या करेंगे, जिस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु के लिए हम एक गाउसीय पृष्ठ, सिमेट्रिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे और वह बिंदु उस गाउसीय पृष्ठ की सतह पर आना चाहिए, उसकी सतह पर यानी उसके सरफेस पर आना चाहिए। तो चूंकि ये गोलाकार है तो इसके लिए सममित पृष्ठ भी क्या होगा, गोलाकार ही होगा। तो सममित गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की हम कल्पना कर लेंगे और उसके सरफेस पर हम बिंदु P को ले लेंगे और बिंदु P पर हम एक एरिया अल्फांस मानेंगे एंड फिर हम विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे एंड गाउस के नियम को अप्लाई करेंगे और रिजल्ट हम निकालेंगे। देखिए क्या होता है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारा रिजल्ट आने वाला है एंड जो एप्लीकेशन है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी आसान है क्योंकि सब में एक जैसी फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं, एक जैसी स्टेप यूज हो रही है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत हमें होनी नहीं चाहिए। ओके, तो करें शुरुआत। फर्स्ट पॉइंट, जब बिंदु गोलीय कोश की सतह के बाहर स्थित हो, जब बिंदु गोलीय कोश की सतह के बाहर स्थित हो, कैपिटल आर। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। माना कि बिंदु P गोलीय कोश की सतह के बाहर स्थित है, जिसकी बिंदु O से दूरी स्मॉल r है
बिंदु ओ से दूरी स्मॉल आर है तथा आर ग्रेटर देन आर, तथा आर ग्रेटर देन आर होगा। ओके, यानी कि बिंदु P हमने यहां ले लिया, बिंदु P हमने बाहर ले लिया, यहां ले लिया, तो इस बिंदु पर हमें क्या करना पड़ेगा, तीव्रता याद करनी है। तो हम क्या करेंगे, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और गाउसीय पृष्ठ हमारा कैसा होगा, गाउसीय पृष्ठ कैसा होगा, गोलाकार होगा, क्योंकि ये कैसा है, गोलाकार है, इसलिए सिमेट्रिक तो तभी होगा ना, ये गोलाकार है तो इसके लिए सिमेट्रिक क्या होगा, गोलाकार होगा। तो हम एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बना लेते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की, ये गोलाकार गाउसीय पृष्ठ होगा। ओके, कहिए ये वाला जो पृष्ठ है वो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बना लिया हमने। इस प्रकार के ये, ओके, ये गोलाकार गाउसीय पृष्ठ हो गया। ये हमारा गोलाकार गाउसीय पृष्ठ हो गया। इसको अच्छे से ओके, तो ये हमारा गोलाकार गाउसीय पृष्ठ हो गया। और बिंदु P हम यहां ले लेते हैं। ये देखिए डिस्टेंस आपकी जो आएगी, ये डिस्टेंस, ओके, ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर है, यहां से यहां तक डिस्टेंस आपकी क्या है, स्मॉल आर है। और बिंदु P यहां है, जो बिंदु P है वो आपका यहां है, ये आपका गाउसीय पृष्ठ है, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ होगा। ठीक है, तो बिंदु P इसकी सतह पर स्थित है, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की सतह पर स्थित है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए इस गाउसीय पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव इस गाउसीय पृष्ठ के लंबवत और भार की ओर होगी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, त्रिज्य होगी। डायरेक्शन क्या होगी, त्रिज्य होगी। अगर यहां पर इधर जाएगा, यहां पर पॉइंट है तो इधर जाएगा, यहां पर पॉइंट है तो इधर आएगी डायरेक्शन, और यहां पर पॉइंट है तो इधर डायरेक्शन होगी, तो इसकी दिशा किस प्रकार होगी, त्रिज्य होगी। ओके, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक एरिया अल्फांस लेते हैं। यहां पर एक इस बिंदु P पर तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक एरिया अल्फांस लेते हैं, और जो एरिया अल्फांस होगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, सदैव पृष्ठ के लंबवत और बाहर की तरफ होगी। ये हम पढ़ चुके हैं। जो बंद पृष्ठ है उसके लिए एरिया अल्फांस की डायरेक्शन सदैव पृष्ठ के लंबवत और बाहर की तरफ होती है। तो यहां पर ds की डायरेक्शन किस तरफ होगी, यही तो डायरेक्शन E की है, इस वाले पॉइंट पर यही तो डायरेक्शन किसकी है, E की है, और इस वाले पॉइंट पर यही डायरेक्शन किसकी है, ds की। ये डायरेक्शन किसकी होगी यहाँ पर, ds की। तो E और ds इस वाले पॉइंट पर क्या होंगे, सेम होंगे, तो अलग अलग पॉइंट पर सेम होंगी। अगर हम इस पर को बनाना चाहें तो देखिए, ओके, ठीक है, तो ये हमारा चीज हो गया। अब हम करते हैं कि इस जो एरिया अल्फांस है, इस एरिया अल्फांस से संबंध फ्लक्स कितना होगा वो हम काउंट कर लेंगे। और चूंकि ये गाउसीय पृष्ठ इसी प्रकार के एरिया अल्फांसों से मिलकर बना हुआ है, तो संपूर्ण का समाकलन कर देंगे, तो इस गाउसीय पृष्ठ से संबंध हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, गाउस के नियम को अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इससे संबंध विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लग जाएंगे। ओके, हाँ तो बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या के एक
गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसकी सतह पर बिंदु P स्थित है, जिसकी सतह पर बिंदु P स्थित है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या के एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसकी सतह पर बिंदु P स्थित है, जो कि बिंदु P इसकी सतह पर स्थित है। ओके, इसकी सतह के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता E का परिमाण समान होगा, परंतु दिशा त्रिज्यीय होगी। परिमाण समान होगा। ये जो गाउसीय पृष्ठ है, इसकी सतह के प्रत्येक बिंदु पर हम यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले या यहाँ ले। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो आर ही रहेगा। डिस्टेंस, क्योंकि गोलाकार है तो डिस्टेंस तो क्या रहेगा? आर ही रहेगा। तो तीव्रता का परिमाण तो क्या रहेगा? एक समान रहेगा। लेकिन इसका दिशा क्या होगी? त्रिज्यीय होगी। कि अगर हम इस पॉइंट पर लें, तो तीव्रता की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर हम इस पॉइंट पर लें तो तीव्रता की डायरेक्शन ये होगी। अगर हम इस पॉइंट पर लें तो तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी? ये हो जाएगी। तो दिशा क्या होगी? अलग अलग हो जाएगी, यानी त्रिज्या होगी। जिस दिशा में आपने बिंदु लिया उसके अकॉर्डिंग जो त्रिज्या बनेगी उस दिशा में इसकी दिशा हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि बिंदु P पर एक एरिया अल्फांस ds की कल्पना करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। बिंदु P पर एक अल्फांस क्षेत्रफल ds की कल्पना करते हैं, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत व भार की तरफ है। जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत व भार की तरफ है। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए। उसके पश्चात हम फाइंड आउट करते हैं। अब इस एरिया अल्फांस से संबंध फ्लक्स की गणना कैलकुलेट करते हैं। इसको हम, तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं। पॉइंट मिट गया, पहले वाला पॉइंट मिट गया। ये पहले वाला पॉइंट था। गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर तीव्रता R, कैपिटल R। तो देखिए क्या आएगा। उस अल्पांश क्षेत्रफल ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्रफल ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना आएगा वो देखिए। d फाई अल्फ होगा, d फाई बराबर E डॉट ds। संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से संबंध कितना आएगा? क्योंकि इसी प्रकार के एरिया अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है गाउसीय पृष्ठ, तो हम क्या करेंगे? इसका समाकलन कर देंगे। अतः संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, तो कितना आएगा? इसका समाकलन करेंगे तो फाई बराबर आएगा क्लोज्ड पाथ d फाई
और यहां से इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसको पुट कीजिए तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी फाई का आएगा ई डॉट डी एस। ओके, और ई डॉट डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, और यहां थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। यहां थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्योंकि ई एंड डी एस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ई और डी एस एक दूसरे के पैरेलल है, थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। इसलिए देखिए हमारे पास क्या आएगा, फाई बराबर आएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0, या फाई बराबर आएगा इंटीग्रेशन ई डी एस, क्योंकि कोस 0 क्या होता है, 1। कोस 0 बराबर कितना होगा, 1 होगा। या आगे देखिए फाई बराबर ई कांस्टेंट है, इस गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। ई आप बाहर निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन डीएस, क्योंकि ई ठीक है, या फाई बराबर ई। ठीक है, अब देखिए आपके पास डीएस और डीएस, हमारे पास क्या आएगा, डीएस क्या होता है, डीएस क्या, एरिया क्या है, इस गाउसियन पृष्ठ का एरिया। गाउसियन पृष्ठ है गोला, तो गोले का एरिया कितना होगा, इनटू गोले का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन डीएस बराबर कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको इतना कीजिए आप। तो इस प्रकार से हमने जो गाउसियन पृष्ठ था, जो गाउसियन पृष्ठ था, उससे संबंध हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाली, वो आगे ई फाई इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है कि इस गाउसियन पृष्ठ से संबंध जो विद्युत फ्लक्स आया है उसी को हम, गाउस का जो नियम है उसको हम अप्लाई करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आएगा। ओके, तो इसको नोट कीजिए, और आगे हम देखते हैं, आगे इसको करेंगे सॉल्व। इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए, परंतु गाउस के नियम से अप्लाई कर दीजिए, परंतु गाउस के नियम से गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ये जो हमने निकाला ये तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आ रहा है, और ये गाउस के नियम से। और गाउस का नियम क्या कहता है कि जो गाउसियन पृष्ठ है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता, क्योंकि निर्वात में रखा हुआ है। ओके, तो कितना आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू। हमने चार्ज कितना दिया, इसको क्यू चार्ज दिया, इसका क्यू चार्ज दिया, तो चार्ज कितना इनक्लोज्ड है इसके अंदर, क्यू है। निर्वात की विद्युतशीलता क्या, एप्सिलॉन नॉट, दोनों का रेशियो इस गाउसियन पृष्ठ से संबंध फ्लक्स को ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण आपका 3 हो गया। समीकरण 2 और 3 एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, अतः समीकरण 2 व 3 से, अतः समीकरण 2 व 3 से हमारे पास क्या आएगा, इधर लिखिए ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, या देखिए वैल्यू क्या आती है, या
ई बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिख रहा हूं और Q/r²। क्लियर? दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। क्या आया? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये हमारा गाउस जो चालक गोला है या गोलीय कोश है, उसके बाहर यदि हमने कोई बिंदु लिया r दूरी पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ऐसा फॉर्मूला पहले भी हमने देखा है। अब ध्यान याद कीजिए, फॉर्मूला कहाँ आया था? याद कीजिए फॉर्मूला कहाँ आया था, या इसको हम थोड़ा सा और लिखे तो ई बराबर, इसको के मान लें तो Q/r²। ई बराबर Q/r²। कहाँ आया था? देखो इसका थोड़ा सा सदिश रूप और लिख दे, क्योंकि तीव्रता सदिश राशि है। देखिए सदिश रूप में ई सदिश बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू r की दिशा में एकांक सदिश। ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 5, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। तो r की दिशा वही है जो ई की दिशा है। ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया था, हमने शुरुआत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने देखा था कि एक बिंदु आवेश, एक प्लस क्यू आवेश था, एक बिंदु आवेश था, प्लस क्यू आवेश था। इससे आर दूरी पर हमने कोई बिंदु पी लिया, और इस बिंदु पी पर हमने तीव्रता का फॉर्मूला ड्राइव किया था, और वो फॉर्मूला हमारे पास आया था ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये फॉर्मूला आया था हमारे पास, याद कीजिए ये वाला फॉर्मूला। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी। तो सेम फॉर्मूला, इसको देखिए, इस फॉर्मूला को देखिए, इस फॉर्मूला को देखिए, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। ये किसके कारण से आ रहा है? चालक गोला या गोलीय कोश के कारण से आ रहा है, जिसको जो हमने आवेश दिया है वो आवेश उसके बाहरी आवरण पर एक समान रूप से वितरित हो गया है। संपूर्ण जो बाहरी आवरण उस पर एक समान रूप से वितरित हो गया, तो उसके कारण से r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है, उस गोले के बाहर यदि कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र वही प्राप्त हो रहा है जो कि एक बिंदु आवेश के कारण से हो रहा है। तो यहां से रिजल्ट हमें क्या निकल रहा है? ये जो रिजल्ट हमें इस इंडिकेशन दे रहा है, ये हमें संकेत दे रहा है, ये चीज हमें बता रहा है कि जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो हमें ये क्या कह रहा है कि ये जो आवेश है जो चालक गोले के बाहर स्थित है, ऐसा लगता है कि वो बाहर स्थित न होकर, उसके आवरण पर स्थित न होकर उसका सेंटर पर आ गया हो। संपूर्ण आवेश उसके द्रव्यमान पर, केंद्र पर, उसके केंद्र पर क्या है विद्यमान हो रहा है, ऐसा हमें आभास करवा रहा है, इस चीज की हमारी जानकारी दे रहा है। तो ओके, तो इसको हम लिख लेते हैं कि हमें ये क्या बताने वाला है। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि गोलीय कोश के कारण बाहरी बिंदु पर, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि गोलीय कोश के कारण बाहरी बिंदु पर तीव्रता का वही सूत्र प्राप्त होता है जो बिंदु आवेश के कारण, वही सूत्र प्राप्त होता है जो बिंदु आवेश के कारण। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि गोलीय कोश के कारण बाहरी बिंदु पर तीव्रता का वही सूत्र प्राप्त होता है जो बिंदु आवेश के कारण प्राप्त होता है, बिंदु आवेश के कारण प्राप्त होता है। अर्थात गोलीय कोश पर वितरित आवेश, अर्थात गोलीय कोश पर वितरित आवेश
बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है, बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है। ये चीज हमें यहां से प्राप्त लग रही है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम वैसा का वैसा ही आ रहा है जैसा रिजल्ट हमें बिंदु आवेश के कारण प्राप्त हो रहा था। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं ई आउट, इसको ई आउट करना, बाहरी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र। ठीक है, दूसरा हमें दिख रहा है कि जो तीव्रता का फॉर्मूला मिल रहा है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त हो रहा है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होगा। सेकंड, तथा तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तीव्रता हमें प्राप्त होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि 1/r² आ रहा है। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा तीव्रता क्या होगी, घटती हुई चली जाएगी, जैसे जैसे आर बढ़ेगा तीव्रता क्या होगी, घटती हुई चली जाएगी। अगर हम ग्राफ बनाते हैं इसके लिए, बाहरी बिंदु के लिए, तो देखिए हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, ई आउट बाहरी बिंदु के लिए तीव्रता, और इधर हम आर ले रहे हैं, तो हमारा ग्राफ क्या आएगा, ये तेजी से घटेगी, ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि आर बढ़ रहा है, यानी कि आर बढ़ रहा है तो ई क्या होगा, घटेगा, और आर घटेगा तो ई क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमारा था कि जो गोलीय कोश या चालक गोला, उसके कारण से बाहरी बिंदु पर तीव्रता का फॉर्मूला वही प्राप्त होता है जो बिंदु आवेश के कारण प्राप्त हो रहा है। इसलिए कोई नया फॉर्मूला हमें यहाँ नहीं मिला, उस पुराने वाला जो फॉर्मूला था बिंदु आवेश के कारण था, उसी को हमें याद करके रखना है। और ये समझना है कि जब भी कुछ चालक गोला या गोलीय कोश आता है तो हम ये मानेंगे कि उसका संपूर्ण आवेश है वो केंद्र पर स्थित है, ऐसा वितरित ना होगा कहां पर है, केंद्र पर, यानी वो बिंदु आवेश की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ये हमारा हो गया, इसको आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, हम कहां याद करेंगे, गोलीय कोश की सतह पर, गोलीय कोश की सतह पर स्थित बिंदु पर तीव्रता, यानी कि R बराबर आए, गोलीय कोश की सतह पर स्थित बिंदु पर तीव्रता क्या मिलेगी, उसको हम यहां पर देखते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अभी हमारा काम आने वाला नहीं है, हम इसको फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये हमारा काम का नहीं रहेगा। अब हम क्या ले रहे हैं कि बिंदु P को हमने गोलीय कोश की सतह पर ले लिया, सपोज बिंदु P यहां आ गया, अब आपका बिंदु P यहां पर आ गया, ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें याद करना है, तो इस बिंदु P पर R और R आपस में बराबर हो गया, तो यही तो आपका गाउसीय पृष्ठ हो गया है। जो गोले का पृष्ठ है वही आपका गाउसीय पृष्ठ हो गया है। इसके लिए हम स्पेशल बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण नंबर 4 आया था उसके अंदर हम स्मॉल r बराबर r यूज करेंगे, केवल इतना करेंगे क्योंकि हम डेरिवेशन पहले कर चुके हैं, तो अलग से हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, सेम रिजल्ट आने वाला है। इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे कि क्या हो गया कि स्मॉल r किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर। तो देखिए जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित है, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित है तो स्मॉल r बराबर R, अतः समीकरण 4 से गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? ई सतह लिखेंगे हम, ई सतह यानी सरफेस, सरफेस पर कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। वहां स्मॉल आर आ रहा था, हमारा समीकरण 4 क्या था? ई आउट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये था। तो हम स्मॉल आर की जगह क्या यूज कर देंगे? कैपिटल आर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस एक हो गई कब? जब बिंदु पी इसकी सरफेस पर आ गया, सतह पर आ गया, तो ये हमारे पास होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7 आपका, दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। और इस अवस्था में तीव्रता क्या होगी? अधिक। अभी आगे और देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका दूसरा पॉइंट है कि जब बिंदु पी गोले की सतह पर स्थित है तो इस स्थिति में तीव्रता का क्या फॉर्मूला बनेगा? केवल हमें क्या करना है? स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करना है, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तीसरा पॉइंट देखिए, गोलीय कोश के अंदर, इसको मिटा देते हैं और इस वाले केस में देखते हैं क्या आता है। गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर तीव्रता, गोलीय कोश के आंतरिक यानी स्मॉल आर है वो लेस देन हो गया कैपिटल आर से, बिंदु पर तीव्रता, यानी अब आपका जो P है ये यहां नहीं रहा, अब आपका जो P है वो अंदर आ गया, यहां पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, और अंदर हमने पॉइंट लिया तो हमें गाउसी पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या ले लिया? यहां पॉइंट P आपका ये लिया, पॉइंट P यहां था, पॉइंट P आपका ये था। अगर पॉइंट P ये है तो इस पॉइंट P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? एक गाउसी पृष्ठ का निर्माण करेंगे, इस प्रकार के जो आपका आएगा गोलाकारी आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक तभी होने गोला, तो गोला के लिए गोलाकारी आएगा गाउसी पृष्ठ, इस प्रकार का सिमेट्रिक बनेगा। तो बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस प्रकार के गोलाकार हमने गाउसी पृष्ठ की कल्पना की है। ये आपका गाउसी पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ है। ठीक, इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम देखेंगे यहाँ पर एक एरिया अल्फांस लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे? एक एरिया अल्फांस लेंगे, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ होगी, ds, क्योंकि यहाँ पर एरिया अल्फांस ds लिया है। अब इसी से हमें ज्ञात करनी है, इससे हम तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास सॉरी पहले फ्लक्स याद करेंगे, तो फ्लक्स याद करने के लिए ई डॉट ds आता है, फ्लक्स याद करने के लिए ई डॉट ds आता है, जबकि देखिए इसके अंदर तो आवेश है ही नहीं, क्यों इक्वल्स टू 0 है, इसके अंदर तो आवेश है ही नहीं। जो हमने गाउसीय पृष्ठ लिया है, जो हमने गाउसीय पृष्ठ लिया, उस गाउसीय पृष्ठ में कोई आवेश नहीं देख सकते, क्योंकि जो आवेश है वो तो गोले के बाहरी आवरण पर आ गया, गोले के बाहरी आवरण पर आ गया, तो इसके अंदर कोई आवेश स्थित नहीं है। अगर कोई अंदर कोई आवेश स्थित नहीं है तो देखिए विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा, तीव्रता हमें कितनी मिलेगी। तो इसको देखिए हम करते हैं, माना कि बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित है तथा r स्मॉल r गोलीय कोश के अंदर स्थित है तथा r स्मॉल r बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं कि बेलनाकार गाउसी पृष्ठ कितना हो। बिंदु P पर तीव्रता करने के लिए बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है,
इस गाउसीय पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। इस गाउसीय पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर एक अल्फा क्षेत्रफल ds की कल्पना करते हैं। बिंदु P पर एक अल्फा क्षेत्रफल ds की कल्पना करते हैं। इस अल्फा से क्षेत्रफल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, इससे देखिए इस एरिया अल्फा से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई स्मॉल आएगा, डी फाई ई बराबर ई डॉट ds, डी फाई बराबर ई डॉट ds। अतः गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, अतः गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स देखिए कितना आएगा, इसको मिटा देते हैं। गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, टोटल विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, कितना लिखें, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds बराबर लिखते हैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस का नियम अप्लाई कर दिया मैंने। फाई बराबर ई डॉट ds इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, गाउस का नियम। अब यहां से आप देख सकते हैं चूंकि इसके अंदर को इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो देखिए हमारे पास क्या आता है, चूंकि गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य है, गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य है, अर्थात Q इक्वल्स टू जीरो। इसलिए देखिए हमारे पास क्या आएगा, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल्स टू जीरो। ये आ गया, क्लियर हो कि गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित नहीं है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो ये क्या बन गया, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल्स टू जीरो अपॉन, यानी जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो आ गया। या हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल्स टू जीरो। अब ध्यान दीजिए ई डॉट ds की वैल्यू जीरो आई है, इनमें ds तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो गाउसीय पृष्ठ है, ये गाउसीय पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल तो जीरो नहीं है, इसका क्षेत्रफल तो 4πr² है, इसका एरिया कितना है 4πr² है, ये तो जीरो नहीं है, तो फिर जीरो क्या होगा, यहां पर जीरो क्या होगा, ई, ये जीरो नहीं है तो जीरो क्या होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। प्रोडक्ट जीरो जीरो तभी होगा जब एक जीरो होगा। अब ये जीरो नहीं है, इसका मतलब ये जीरो होगा, परंतु ds नॉट इक्वल्स टू जीरो। अतः ई इन इक्वल्स टू जीरो, इसको ई इन कहेंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, इसमें देख सकते अर्थात गोलीय कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर, अर्थात गोलीय कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, शून्य होती है, यानी कि चालक गोला या गोलीय कोश है, उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, शून्य होगी, अर्थात उसके अंदर कोई तीव्रता नहीं मिली। किसी भी बिंदु पर ले, प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। अगर आप यहां निकालना चाह रहे हैं, यहां निकालना चाह रहे हैं, यहां निकालना चाह रहे हैं, यहां कहीं भी अपनी निकाले, प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता क्या आएगी, शून्य। क्यों, इसके अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, ध्यान रखना। तो तीनों स्थितियों में हमने ज्ञात किया और तीनों स्थितियों में हमें तीव्रता अलग अलग प्राप्त हुई। गोले के बाहर तीव्रता हमें अलग मिल रही थी, सतह पर हमें तीव्रता अलग मिल रही थी, और अंदर तीव्रता हमें क्या मिल रही है, शून्य मिल रही है।
तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि चालक गोला या गोले कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता शून्य होती है। यह क्वेश्चन आता है कि चालक गोले के अंदर तीव्रता शून्य कहाँ प्राप्त हो रही है, चालक गोले के अंदर तीव्रता शून्य कहाँ प्राप्त हो रही है, तो कहाँ होगा, गोले के अंदर होगा, जो हम यहाँ से रिजल्ट बता रहे हैं। अब इन तीनों का हम कंक्लूजन निकालते हैं, इन तीनों का निष्कर्ष निकालते हैं। आपने कर लिया होगा, ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ से निष्कर्ष निकालते हैं। ओके, तो देखिए क्या निष्कर्ष निकलेगा हमारा। इसको मैं एक बार कर लेता हूं। हमने तीनों स्थितियों में कर लिया है। देखिए क्या आएगा। ये इसका सेंटर था, इसकी ओ था, और ये इसकी रेडियस आर थी, इसकी रेडियस है आर। इसको देखिए निष्कर्ष, ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ के निष्कर्ष। ग्राफ के निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसी से हम ग्राफ बनाए तो देखिए हमारे पास ग्राफ क्या आएगा। ये 0, इधर हम ई ले रहे हैं, इधर हम वाई अक्ष पर क्या ले रहे हैं, ई, इधर हम क्या ले रहे हैं, ई दी जा रही है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट आर बराबर आर है, ये बराबर आर बराबर है आर। तो हम देख सकते हैं अंदर तो तीव्रता शून्य है, यानी यहां से यहां तक तीव्रता क्या होगी, प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता शून्य है, तो ई इन अंदर तीव्रता शून्य है, यानी आर लेस देन आर, अंदर तीव्रता शून्य है। बाहर जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम बाहर ले सरफेस की सतह माने, देखिए इस प्रकार से आ रही है, इधर हम आर ले रहे हैं, इधर आ जा रहा है, तो ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऐसे ही इस प्रकार से, ठीक है। ई आउट आर ग्रेटर देन कैपिटल आ रहा है, इधर भी आर ग्रेटर देन कैपिटल आ रहा है, ये भी इधर भी ई इन इक्वल्स टू 0, क्योंकि आर लेस देन आर है। ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r², और ये सरफेस पर है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसका सरफेस पर है, और सरफेस पर कितनी होगी, यहां पर ई सरफेस मैक्सिमम है, ई सरफेस क्या होगी, अधिकतम होगी, कितनी होगी, के क्यू अपॉन कैपिटल R², यहां पर कितनी होगी, इस वाले पॉइंट पर ई सरफेस मैक्सिमम के क्यू अपॉन R², के क्यू अपॉन R²। तो इसका इस प्रकार का ये आपका बनेगा, ग्राफ बनेगा। जनरली हम बनाना चाहते तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, थोड़ा सा। पहला पॉइंट लिखते हैं, ग्राफ से निष्कर्ष क्या निकलते हैं कि गोलीय कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर, गोलीय कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता शून्य प्राप्त होती है, शून्य प्राप्त होती है। गोलीय कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता शून्य प्राप्त होती है। ध्यान रखना, ई इन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। अंदर कोई भी बिंदु ले, तीव्रता में क्या मिलेगी, शून्य मिलेगी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, गोले की सतह पर तीव्रता अधिकतम मिलेगी। ये ध्यान रखना, गोले की जो सतह है उस पर तीव्रता हमें क्या मिलेगी, अधिकतम मिलेगी। यानी कि गोले की सतह पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है, गोले की सतह पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है, अर्थात ई सतह अधिकतम है, ये अधिकतम है, कितना आएगा, 1/4πε0 Q/r², क्योंकि अंदर तो 0 हो गई, अंदर तो 0 हो गई, सतह पर अधिकतम इसलिए क्योंकि इसके बाहर जाएंगे तो तीव्रता घट जाएगी, तीव्रता घट जाएगी, इसलिए सतह पर अधिकतम। आप देख रहे हैं ये
यहां से यहां तक तो जीरो है, जैसे पहुंचे तीव्रता अधिकतम मिल रही है, इसके पश्चात तीव्रता घट रही है, इसके पश्चात तीव्रता हमें क्या मिल रही है, घटते हुए क्रम में प्राप्त हो रही है। तो तीसरा पॉइंट नोट करेंगे। गोले के बाहर तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, गोले के बाहर तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होती है। गोले के बाहर तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होती है, यानी ई आउट जो आपको मिलेगी 1/r², यानी घटती जाती है। तीव्रता क्या हो रही है, घटते हुए क्रम में मिलेगी, घटती हुई जाएगी। तो हम देख रहे हैं गोले के बाहर इधर हम जा रहे हैं, तो यहाँ सतह पर अधिकतम है और फिर तीव्रता घटते घटते जा रही है और अनंत पर जाके शून्य हो जाएगी, तीव्रता अनंत पर जाके शून्य हो जाती है। तो तीव्रता जो चालक गोला है, गोले कोशिका में तीव्रता हमें शून्य कहाँ कहाँ प्राप्त होती है, एक तो गोले के अंदर और दूसरा अनंत पर, और फोर्थ कहेंगे अनंत पर तीव्रता शून्य होती है, अनंत पर तीव्रता शून्य होती है, यानी ई इन्फिनिटी इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। कहाँ कहाँ मिल रही है, ध्यान रखना, ई इन हमें जीरो मिलेगी, उसके अंदर तीव्रता जीरो है, उसकी सतह पर तीव्रता क्या होगी, अधिकतम, अंदर जीरो, सतह पर अधिकतम, और बाहर तीव्रता कम प्राप्त होगी, घटती हुई चली जाएगी। और अगर इन्फिनिटी पर लेके जाएंगे तो तीव्रता हमें क्या मिल जाएगी, शून्य प्राप्त हो जाएगी। तो ये था हमारा चालक गोला या गोलीय कोश के कारण विभिन्न बिंदुओं पर हमें तीव्रता क्या मिलती थी, उसका हमारा ग्राफ ही आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अच्छे से आप नोट कर लेना, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ये 3 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको लिखाए हैं। और ये थोड़ा आपका ग्राफ हम यहाँ बना दे तो ज्यादा इजी रहेगा। इस ग्राफ को मैं यहाँ बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। इधर हम ई ले रहे हैं, y अक्ष पर ई, और इधर r लिया जा रहा है। तो ये वाला वह पॉइंट है सरफेस वाला, r बराबर कैपिटल R आ गया, यहाँ r है लेस देन हो गया, यानी ई इन है, अंदर का पॉइंट है, कितना आ गया, 0 आ गया। और सतह पर अगर ये सरफेस है तो तीव्रता है यू मिलेगी हमें, ये तो ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r², और ये सतह पर ई सरफेस पर क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। कितनी मिल रही है, 1/4πε0 Q/R²। ओके, इसी को मैंने यहां बनाया, इसी को, इसका एक पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट मानो या ये वाला पार्ट मानो, संपूर्ण गोले के कारण, क्योंकि इसके इधर भी वैसा ही है और इसके इधर भी वैसा ही होगा, तो इस प्रकार का हमें ग्राफ मिलेगा। तो आज हमने बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन की कि गोलीय कोश या चालक गोले के कारण तीव्रता हमें क्या मिल रही है। ध्यान रखें, इसके कारण से बाहरी बिंदु पर तीव्रता दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती घटते हुए क्रम में मिलेगी। सतह पर हमें क्या मिलेगी, अधिकतम मिलेगी, और उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता हमें क्या मिलेगी, शून्य मिलेगी, और इन्फिनिटी पर जाकर भी तीव्रता हमें क्या मिलेगी, शून्य प्राप्त होगी। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया है, इसको अच्छे से नोट्स के रूप में बनाइए एंड इसको बार बार आप करके देखिए, तो आप अच्छा सा इसका अभ्यास कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो ध्यान रखें, अपना जो जितने भी हमने वीडियो पोस्ट किए हैं क्रमशः है, इसलिए सारी वीडियो को आप क्रमशः देखें। एंड दूसरा, अपनी कम्युनिटी है, अपने चैनल है, इसकी स्ट्रेंथ को आप बढ़ाइए, क्योंकि आप जितने ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही हम अच्छा कर पाएंगे और अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचे, जहां पर अब उनको सोर्स नहीं मिल रहे हैं, पढ़ने के सोर्स नहीं मिल रहे हैं, ताकि वो घर बैठे इस कोरोना महामारी में अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू कर सकें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।